मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चों को दिखाया जाता है। उसका पिता ज्यूस थे, महान ज्यूस और देवताओं के राजा, और उसकी माँ एक आम औरत थी। जब उनके बेटे का जन्म हुआ था तो वो आधा इंसान और आधा देवता था, लेकिन ज्यूस की रानी हेरा के लिए वो बच्चा नाजायज था। उसने इस बच्चों को अपमान के रूप में देखा। उसकी माँ ने अपने लड़के का नाम हरकुलिस रखा था, जिसका मतलब था हेरा की शान। पर इस बात से देवी खुश नहीं थी और उसे इस बात पर गुस्सा आता है। वो उसे मरा हुआ देखना चाहती थी, और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो उसे मारने के लिए सांप को भेज देती है। पर हरकुलिस जो उसकी तरह ताकतवर होता है, वो डरता नहीं। वो उन सांपों को बड़ी बहादुरी से मार डालता है। जब वो जवान हुआ तो देवताओं ने उसे 12 खतरनाक कारनामे करने का हुक्म दिया, जिसे पूरा करने पर भी वो जिंदा रहा तो हेरा उसे शांति से जीने देगी। और वो पूरा करने के लिए उसे जंगल के शेषनाग से लड़ाई करनी पड़ी। हरकुलिस उसे बुरी तरह से मार देता है। उसके बाद उसका सामना जंगली सुअर से होता है, जो एक ही टक्कर में विशाल पेड़ के चितड़े उड़ा देता है। हरकुलिस इतना ताकतवर होता है कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। हरकुलिस एक ही घाव में सुअर को खत्म कर देता है। हरकुलिस आगे बढ़ता है। अब उसका अगला सबसे खतरनाक कारनामा था निमिया का शेर। वो कोई मामूली शेर नहीं था। उसकी खाल इतनी मोटी होती है कि कोई भी हथियार उसे भेद नहीं सकता। पर वो शेर हरकुलिस के सामने टिक नहीं पाता। वो उसे भी मार देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक तट पर कुछ लोगों ने एक लड़के को बांधा हुआ था। वो उसे मारने वाले थे। वो हरकुलिस का भतीजा होता है। तभी हरकुलिस वहाँ पर आता है। वो अपने साथियों को लेकर आया था। वो उन पर हमला करके सभी लुटेरों को मार देता है और अपने भतीजे को बचा लेता है। उसे बचाने के बाद हरकुलिस और उसके साथी जश्न मना रहे थे। तभी वहाँ पर थ्रिस की राजकुमारी अर्जेनिया आती है। वो राजा कोटिस की बेटी होती है। वो हरकुलिस से मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि उसके पिता उनके सेनापति से लड़ रहे थे और हमारी सेना भी उनकी तरफ हो चुकी है, जिससे हर दिन फसलों की बर्बादी और कई बेगुनाहों की हत्या हो रही है। पर हरकुलिस का साथी कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, पर हमें ज्यादा कीमत मिले तो हम आपका काम पहले कर सकते हैं। अर्जेनिया उन्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाती है और वो राजकुमारी के साथ थ्रिस जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो उनके राज्य में पहुंच जाते हैं। वहाँ के सभी लोग हरकुलिस को देख रहे थे। तभी हरकुलिस की नजर हेरा की बड़ी मूर्ति पर जाती है। तब अर्जेनिया कहती है कि इसे बनाने के लिए 1000 आदमी और 5 साल लगे थे, और देवी हेरा थ्रिस के रक्षक देवी है। आगे कहती है हम सबको गाथा याद है, और देवी हेरा हरकुलिस को मरवाना चाहती थी और शायद कोई अच्छा काम तुम दोनों में शांति कायम कर दे। दरअसल वहाँ के किसी लोगों को यकीन नहीं होता कि हरकुलिस ज्यूस का बेटा है। तभी राजकुमारी का बेटा एरियस उसे मिलने के लिए आता है। वो उसे बहुत पसंद करता है। वो भी हरकुलिस की तरह बहादुर बनना चाहता है। उसे हरकुलिस की सारी गाथा और कारनामे याद होते हैं, जैसे कि शेर की खाल लाना, घोड़े चुराना और शेषनाग का शिकार करना। उसके बाद हरकुलिस अपने साथियों के साथ राजा कोटिस से मिलने के लिए जाता है। राजा हरकुलिस का स्वागत करते हैं और हरकुलिस के साथियों को देखकर कहते हैं कि हमने आपकी गाथा में सुना कि आप अकेले लड़ते हो। हरकुलिस कहता है कि मेरे साथियों के बिना मेरे शोहरत का कोई वजूद नहीं है। राजा हरकुलिस से कहता है कि मेरे सेनापति रसिस ने हमारी सारी फौज को अपनी तरफ कर लिया है, इसलिए हमें उनकी जगह पर व्यापारी और किसानों को भर्ती करना पड़ा। हम सबको रसिस का सामना करना पड़ रहा है और उसे कोई आम इंसान नहीं मार सकता, सिवाय किसी देवता के। दरअसल रसिस एक जादूगर होता है और अपने जादू से सभी को अपने वश में कर लेता है, और लोगों का मानना है उसके पास अश्वमानव की फौज है, जो आधे इंसान और आधे घोड़े होते हैं। हरकुलिस और उसके साथी बाहर आने के बाद ये फैसला करते हैं कि हम व्यापारी और किसानों को लड़ने के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि राजा के पास कोई सेना नहीं बची थी। अगले दिन उनका प्रशिक्षण शुरू करते हैं। उनका पहला प्रशिक्षण होता है कि पहले अपनी जान कैसे बचाएं। हरकुलिस सभी को अपने ढाल से एक दीवार बनाने के लिए कहता है। वो दीवार बना देते हैं और हरकुलिस का एक साथी उनकी तरफ भागता हुआ जाता है और उनकी ढाल की दीवार को तोड़ देता है। तब हरकुलिस कहता है कि अगर तुम्हारी ढाल की दीवार को तोड़कर कोई उसे पार करता है तो सबके सब मारे जाओगे। कई जाने तुम्हारे भरोसे होगी। जब हमला होगा तो अपने पाँव जमीन पे जमाओ, और अगर तुम्हारी ढाल की दीवार मजबूत होगी तो कोई उसे भेद नहीं सकता। प्रशिक्षण होने के बाद हरकुलिस और उसके साथी राजा के पास जाते हैं। राजा कहते हैं कि रसिस अपनी सेनाओं के साथ निकल चुका है और वो पहले बेसी नाम के देश पर हमला करेंगे, और अगर बेसी हार गया तो अगले हम होंगे। हरकुलिस कहता है कि हमारी सेना अभी तैयार नहीं है, उनको सिखाने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, और अगर हमने जंग की तो इसके साथ साथ हम और भी कुछ खो देंगे। पर राजा कहता है कि हम जितनी जल्दी से रसिस को मारेंगे उतनी जल्दी इस राज्य में शांति कायम कर सकेंगे, और हम अपनी सेना लेकर कल ही निकलेंगे। रात के वक्त राजकुमारी का बेटा हरकुलिस से मिलने के लिए आता है। वो हरकुलिस के किस्सों से काफी प्रेरित था।
और वो हरकुलिस की तरह महान योद्धा बनना चाहता था। ये सारी बातें सुनकर हरकुलिस काफी इम्प्रेस होता है और खुद के गले में से शेर के दांत का ताबीज निकालता है और एरियस को पहना देता है। ये ताबीज वो अपने बेटे को देना चाहता था, पर हरकुलिस को कभी मौका नहीं मिला। अगले दिन राजा के साथ हरकुलिस और उनकी सेना जो अभी अभी तैयार हुई थी, वो सभी बेसी के लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही उनके सामने काफी सारे लाशों को देखते हैं। राजा कहता है कि हमने यहाँ आने में देर कर दी, रसीस हमसे पहले पहुँच गया। हरकुलिस सबको रथों से उतरने के लिए कहता है और यहाँ से आगे पैदल जाने का फैसला करते हैं। सब बेसी के कबीले से गुजर रहे थे। तब हरकुलिस सबको रुकने के लिए कहता है। हरकुलिस उन लाशों को देखता है। तब वो कहता है कि ये लाशें सड़ रही है और ये लाशें कई दिन पुरानी है। तभी एक आदमी राजा पर हमला करता है, पर हरकुलिस और उसका साथी मिलकर उस आदमी को मार देते हैं। दरअसल ये रसीस की चाल होती है। तभी कई सारे लोग हमला करने के लिए उनके सामने खड़े होते हैं। हरकुलिस राजा से कहता है कि हम इनकी मदद करने के लिए आए थे, तो ये हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। तब राजा कहता है कि रसीस ने इन सबको अपने वश में कर लिया है और वो जादू से उनके दिमाग पर कब्जा करता है और साथियों में आपस में लड़ा देता है। राजा कोटिस के सुरक्षा के लिए सारे सैनिक चारों तरफ से ढाल की दीवार बना देते हैं। तभी आदिवासी कबीले का एक आदमी इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर हरकुलिस एक ही वार में उसे मार गिराता है। ये देखकर राजा कोटिस की सेना जोर से चिल्लाती है कि जंग में देवता हमारे साथ है। ये देखकर सारा आदिवासी कबीला उनके सेना पर हमला करते हैं। हरकुलिस और उसके साथी काफी बहादुरी से उनसे लड़ते हैं। वो एक एक करके सभी को मार रहे थे। यहाँ पर उनके बीच बहुत खौफनाक तरीके से लड़ाई होती है। हरकुलिस एक देवता की तरह लड़ता है और उन्हें हरा कर लाशों का ढेर लगा देता है। हालांकि उस जंग में उनकी भी आधी सेना मारी जाती है। जंग खत्म होने के बाद हरकुलिस राजा से मिलता है। तब राजा कहता है कि हम इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आए थे, पर हमारी आधी सेना हमने खो दी। तब हरकुलिस कहता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपको आगाह किया था कि हमारी सेना अभी जंग के लायक नहीं है। उन्हें तैयार करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अब राजा उसकी बात मान जाता है। रात में हरकुलिस एक सपना देखता है और उसके हाथ खून से रंगे हुए थे और वो अपने परिवार को मरता हुआ देखता है और इसका इल्जाम उस पर ही लगाया जाता है। तभी वो घबरा कर जाग जाता है और बाहर आकर जंगल की तरफ चला जाता है। तब उसे वहाँ पर 3 सर वाला भेड़िया दिखाई देता है। वो भेड़िया उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तब हरकुलिस अपने भाले से उसे मारता है, पर तभी हरकुलिस का साथी वहाँ पर आता है। तब पता चलता है कि यह हरकुलिस का विजन होता है। अगले दिन हरकुलिस का एक साथी उससे बात करने के लिए आता है। वो कहता है कि क्या तुमने फिर से वो 3 सर वाला पागल कुत्ता देखा? दरअसल वो एक एस्ट्रोलॉजर भी होता है। वो कहता है कि जब हमें एथेंस से निकाला गया तब मैंने ओरिकल से संपर्क किया था। तब उसने भविष्यवाणी की थी कि हरकुलिस को अपना अधूरा काम पूरा करना होगा, पर हरकुलिस उसके डरावने सपने से परेशान था। उसे कुछ भी याद नहीं था। दरअसल हरकुलिस की एक फैमिली थी, उसकी बीवी और 3 बच्चे, और उनको मार दिया था और इसका इल्जाम हरकुलिस पर लगाया जाता है और उसे एथेंस से निकाला गया था और यही बात उसे हर दिन परेशान कर रही थी। आगे वो सभी जंग की तैयारी करते हैं। हरकुलिस और उसके साथी सभी को लड़ने के तौर तरीके सिखा देता है और जब उनकी सेना लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है तब वो थ्रिस की सीमा पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तब वो सच में अश्वमानों को देखते हैं और जब रसीस और उनकी सेना सामने आती है तब पता चलता है कि ये सब लोगों का भ्रम था। रसीस के पास कोई अश्वमानव नहीं थे, ये सब आम इंसान होते हैं। रसीस कहता है कि अपनी जान बचाना चाहते हो तो हथियार नीचे फेंक कर पीछे हटने के लिए कहता है। तब राजा का सेनापति कहता है कि राजा के साथ गद्दारी करने वालों को मौत दी जाती है। तब रसीस गुस्से से जंग का ऐलान करता है। रसीस की सेना उनकी सेनाओं से 5 गुना ज्यादा होती है। यहाँ पर 2 सेनाओं के बीच घमासान युद्ध शुरू होता है। हरकुलिस की सेना उन पर भारी पड़ती है, जो एक किसान थे जिनको जंग के बारे में कुछ पता नहीं था। वो भी बड़ी बहादुरी से उनको मार रही थी। रसीस की सेना डर के मारे भाग जाती है, पर रसीस अपने घोड़े पर बैठकर हरकुलिस को मारने के लिए उसकी तरफ आता है। तभी हरकुलिस उसके घोड़े को गिरा देता है और रसीस जख्मी हो जाता है और उसे बंदी बनाकर राजा कोटिस के महल में लेके जाते हैं। तब रसीस उसे कहता है कि तुमने एक मुल्क को गुलाम करने के लिए राजा की मदद की है। हरकुलिस कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें गाँव जलाने से रोका है। तब वो कहता है कि मैंने गाँव नहीं जलाए। हरकुलिस कहता है कि फिर किसने जलाए? तब रसीस उसे बोलता है कि ये तुम खुद सोचो, राजा कोटिस इतना अच्छा है तो उसे तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ी? तुम गलत लोगों का साथ दे रहे हो। आगे ये सब अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। वहाँ पर रसीस भी होता है, जो उस पर सब हंस रहे थे। तब राजकुमारी को उसकी दया आती है और वहाँ से निकल जाती है। उसे जाते हुए हरकुलिस देख लेता है और उसके पीछे चला जाता है और उसे पकड़ कर कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में रसीस के लिए हमदर्दी देखी, मुझे सब कुछ सच बताओ।
तब वो कहती है कि हमने ये सब हमारे पिता के लिए नहीं किया, बल्कि मैंने अपने बेटे के लिए किया है। वो उसे बताती है कि थ्रिस का राजा मेरे पति थे, लेकिन मेरे पिता ने लालच में उन्हें जहर दे के मार दिया। रसीस एक अच्छा इंसान है, वो मेरे पति के दोस्त और उनके सेनापति थे, और रसीस मेरे पिता को मारकर बदला लेना चाहता था। हरकुलिस उसे कहता है कि अगर सच में ऐसा था तो हमसे झूठ क्यों बोला कि रसीस थ्रिस पर कब्जा करना चाहता है। तब वो कहती है कि हमने उनका विरोध किया होता तो वो मेरे बेटे को मार देते। हमने वही किया जो एक माँ को करना चाहिए, एक बेटे की जान बचाने के लिए। और मुझे पता है मेरे पिता बूढ़े हो चुके हैं, वो जब गुजर जाएंगे तब मेरा बेटा एक अच्छा राजा बनकर इस राज्य में शांति लाएगा और सबके दुख दूर करेगा। पर हरकुलिस कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। तब राजकुमारी कहती है कि आप मेरे बेटे को अपने साथ लेके जाइए, उसे महफूज रखिए। पर हरकुलिस उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हरकुलिस राजा के पास जाता है और उसे दगाबाज कहता है। तब राजा कहता है कि मैं जब इस राज्य का सेनापति था तब से मेरी एक इच्छा थी कि मैं इस राज्य का राजा बनूं, और तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब मैं अपनी सल्तनत बनाना चाहता हूँ, और जो तुमने हमारे लोगों को लड़ने के तौर तरीके सिखाए थे ये लोग और हजारों को सिखाएंगे। और अगर तुम्हें डर है कि इतनी बड़ी सेना क्या करेगी तो तुम मेरे सेनापति बन जाओ। पर हरकुलिस उसे मना कर देता है और अपना इनाम लेकर वहाँ से चला जाता है। पर बाहर आने के बाद हरकुलिस अपना फैसला बदल देता है और वो अपनी गलती सुधारना चाहता है। उसके साथी भी उसका साथ देने के लिए रुक जाते हैं। उसके बाद हरकुलिस और उसके साथी महल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन राजा आके उन्हें बंदी बना देते हैं। और अब राजा को पता चल जाता है कि उसकी बेटी भी उनके साथ मिली हुई है, तो उसे भी बंदी बना देते हैं। उसके बाद जिस जगह पर हरकुलिस कैद था वहाँ पर एथेंस का राजा यूरिस्थियस आता है। वो भी राजा कोटिस के साथ मिला हुआ था। उसे देखकर हरकुलिस हैरान हो जाता है और वो 3 सर वाले भेड़िए भी उसने ही भेजे थे। उन्हें देखकर उसे कुछ याद आ जाता है कि जिस दिन उसने अपने परिवार को मरा हुआ देखा था तब उसके शराब में कुछ मिलाया था, और उसके बाद उन भेड़ियों ने मेरी बीवी बच्चों को मार दिया था, और इसका इल्जाम हरकुलिस पर डालकर उसे एथेंस से निकाल दिया था। तब हरकुलिस कहता है कि मैं तो तुम्हारा गुलाम था, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि मेरे परिवार को तुमने मार दिया। यूरिस्थियस कहता है कि मैं राजा होकर भी एथेंस के लोग तुम्हारा नाम जोर से पुकारते थे और वो तुम्हें देवताओं के रूप में देखने लगे, तो जाहिर है कि वो तुम्हें राजा के रूप में भी देखना चाहिए। हरकुलिस उस पर बहुत गुस्सा होता है। यूरिस्थियस उसे जान से मारने का हुक्म देता है, पर राजा उसे कहता है कि इसकी शुरुआत मेरी धोखेबाज बेटी से होगी, और उसे बाहर लाकर उसका सर काटने का आदेश देते हैं। पर हरकुलिस का साथी हरकुलिस की हिम्मत बढ़ाता है और कहता है कि हमें तुम पर विश्वास है और तुम्हारे वो कारनामे जो तुमने अंजाम दिए थे। याद करो तुम कौन हो, तुम सिर्फ गाता हो या उस गाता में छिपी हुई सच्चाई। तब वो जोर से चिल्लाकर और अपने सारे जंजीरों को तोड़कर राजकुमारी को बचा लेता है। तब भेड़िए आकर हरकुलिस पर हमला करते हैं। हरकुलिस तीनों भेड़ियों को मार देता है। उसके बाद हरकुलिस अपने साथी और रसीस को आजाद करवाता है। यूरिस्थियस डर के मारे भागने लगता है। हरकुलिस आके उसे पकड़ लेता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसके खंजर से उसे मार देता है। उसके बाद वो अपने साथियों के साथ महल के बाहर आता है। तब वहाँ पर राजा और उसकी पूरी सेना बाहर खड़ी थी। तब राजा एरेस के गले पर चाकू रखकर उन्हें अपने सामने झुकने के लिए कहता है। तभी हरकुलिस का एक साथी चुपके से उन पर वार करता है और एरेस बच जाता है। उसके बाद हरकुलिस के साथी राजा कोटिस की सेनाओं पर हमला करते हैं। यहाँ पर उनकी जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है, पर कोटिस की सेना बहुत थी और वो समझ जाते हैं कि इतनी बड़ी सेना के साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते। राजा की पूरी सेना उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ आ रही थी। तभी हरकुलिस देवी हेरा की बड़ी मूर्ति के पास चला जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मूर्ति को नीचे गिरा देता है। ये देखकर कोटिस की सेना घबराकर पीछे हट जाती है। तभी मूर्ति के सिर का हिस्सा गिरकर राजा कोटिस से टकरा जाता है और राजा कोटिस आखिरकार मर जाता है। राजा कोटिस मर जाने के बाद उसकी सेना हार मान लेती है और हरकुलिस के सामने झुक जाती है। अभी तक किसी को पता नहीं था कि सच में हरकुलिस एक देवता का बेटा है, पर वो एक महान योद्धा जरूर था। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।